नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहता हूँ और इसके साथ मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी कराया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित या नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैसेज के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे के बीच में चल रही है, रनिंग में है सोशियोलॉजी से की। उसी सोशियोलॉजी के आधार पर मैं आपको एक वीडियो क्वेश्चन से संबंधित प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या को मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। इससे पहले कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इस वीडियो से संबंधित पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ये मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज हम कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूँ मैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य यानी सही कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोड का चयन कीजिए। देखिए, इसमें पहली बात तो आपको शिक्षण अधिगम का संबंध क्या है, इसी संबंध में है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले भी क्वेश्चन शिक्षण अधिगम से संबंधित क्वेश्चंस कई बार करा चुका हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि आपके एग्ज़ाम के बेस पर शिक्षण और अधिगम के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर से ज़रूर आपको दिखाई एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। तो शिक्षण और अधिगम को आपको समझना है तो आप पहली बात तो क्या करोगे। शिक्षण में आपको मैंने बताया था, अगर आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में और डिटेल मैंने पहली वीडियो में इस संबंध बताया है। ठीक है, तो शिक्षण क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, दोनों चीज़ होता है। जबकि अधिगम अधिगम क्या होती है, लर्निंग की प्रक्रिया है, यानी ये इसके द्वारा कोई व्यक्ति सीखने का कार्य करता है। सीखने की प्रक्रिया है कौन, अधिगम। अब देखिए, सीखने और सिखाने का कार्य दोनों का शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है और अधिगम में सिर्फ सीखने का कार्य किया था, सिखाने का नहीं। तो अब ये आपको क्लियर हो गया है कि अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन इससे संबंधित भी ये चेक करा दिया है कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ना कि अधिगम में शिक्षण निहित होता है। शिक्षण एक सहायक की भूमिका निभाता है सीखने के लिए, यानी अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, शिक्षण एक सहायता करता है अधिगम को करने में, अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में। चलिए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको मैं स्क्रॉल कर दूँ थोड़ा। हाँ, क्वेश्चंस है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मूल्यांकन के अंतर्गत कि छात्र के मूल्यांकन के अनुसार ही या छात्र के प्रदर्शन परफॉर्मेंस के अनुसार ही जो शिक्षक का जो परफॉर्मेंस है पढ़ाने का, वो उसका क्या होता है, चेक होता है। सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन छात्र का ही ना होकर शिक्षक का भी उसके साथ मूल्यांकन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होता है तो शिक्षक भी वह असफल होता है। ये कहीं काफ़ी हद तक सही है। आगे चलते हैं, अभी हमने सही नहीं माना लेकिन सही है काफ़ी हद तक। आगे सॉरी, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। राइट है, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य, यानी प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, अधिगम सुनिश्चित करना होगा। आगे देखते हैं, अधिगम के बिना शिक्षण हो नहीं सकता है। देखिए, शिक्षण में अधिगम शामिल है ये तो सही है, लेकिन आपको अधिगम के बिना शिक्षण हो ही नहीं सकता है, ये कैसे ये चीज़ें आपको देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी मैंने जस्ट बताया था कि सीखने की जो प्रक्रिया है, वो सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की है।
यानी सीखने की प्रक्रिया और इसमें सीखने और सिखाने की दोनों प्रक्रिया है। तो अधिगम के बिना शिक्षण हो ही नहीं हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, और अगर बोला जाए नहीं हो सकता तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि शिक्षण में सिर्फ अधिगम हो ये आवश्यक नहीं है। शिक्षा अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, यस ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो 1-3 आपको बिल्कुल काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। मतलब किस क्या सिर्फ सिर्फ शैक्षिक ही चीज़ों को सीखने के लिए अधिगम होता है? नहीं, अधिगम के अंतर्गत सिर्फ शिक्षण ही शिक्षा की हुई इसको ही सीखना नहीं सीखना कहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखना अधिगम के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अब इसके आधार पर अगर आप एलिमिनेशन भी यूज़ करना चाहते हैं, देखिए हम एलिमिनेट करते हैं, आपको एक गलत आंसर मिल गया है। इसके आधार पर देखते हैं, हम कोड को मिलाते हैं। अब देखिए चौथा ऑप्शन किस में है। देखिए चौथा ऑप्शन आपके, हाँ चौथा ऑप्शन देखिए इस सिर्फ 2 में है, 1 और 3 में। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचा आपका 2 और 4, इसमें देख लेते हैं 2 4 में, 2 4 में देख लेते हैं। अब इसमें पहले देखिए कॉमन आपको 1 मिल गया, कॉमन 2 मिल गया, 2 सही है। और तीसरा 5वां और 5वां 6वां देख लीजिए, 5 5 देखिए यहाँ पे कॉमन मिल गया, और तीसरे छठे में से आप डिनोट कर लीजिए क्या होगा। तीसरा तीसरा कौन सा था, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। देखिए आपका ये हमें पहले ही बता दिया था कि सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको आगे क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने किसी को, अगर आपने सही बिल्कुल सही मान लिया या सही के साथ साथ बिल्कुल गलत मान लिया, तो इसके आधार पर ही आप आंसर ढूंढने का प्रयास किया करिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता भी है कि हमारे एग्ज़ाम में टाइम की भी क्या होती है, कमी होती है। तो अगर आप एलिमिनेशन से अगर हो पा रहा है क्वेश्चन, तो आप एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सही के आधार पर यूज़ करिए, चाहे वो गलत के आधार पर, गलत स्टेटमेंट के आधार पर एलिमिनेशन का यूज़ करिए। ओके, तो आई होप समझ में आ गया। लेकिन मैं हम 2 सेंटेंस बचा था वो भी पढ़ लेते हैं। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। यस बिल्कुल सही है, 5वां सही है। देखिए 5वां इसमें कॉमन था, कोई शिक्षक अगर शिक्षण कर रहा है तो उसके साथ साथ वो सीखता भी है छात्र से। ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी वीडियो में, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था, ये स्टेटमेंट था। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, मतलब याद किया जाने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है, ये नहीं है। तो 6 वाला आपका आंसर देखिए गलत हो गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी, ध्यान सुनिएगा, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और पहलकारी बनाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परिचर्चाओं की विधि में, डिस्कशन मेथड। दूसरा युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, बज सेशन, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, बज सेशन मेथड। विचार आवेश सत्र की विधि में, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड। और चौथा है परियोजना विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। फिर से क्वेश्चन से देखिए, इसमें ये कहा गया है कि 4 विधियां दी गई हैं शिक्षण की, जिसमें ये कहा गया है कि किसमें शिक्षार्थी का होना महत्वपूर्ण है। तो परिचर्चा में, डिस्कशन में बगैर शिक्षार्थी के डिस्कशन नहीं हो सकता है, इष्टतम और पहलकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ वर्ड। बज सेशन मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, प्रोजेक्ट मेथड। हम लोग एक एक करके पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मेथड, बाद में हम आंसर अपना डिनोट करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है कि इसमें जो शिक्षार्थी की जो भागीदारी को इष्टतम और पहलकारी बनाया जाता है। देखिए मैं पहले ही आंसर बोल दिया, हमको पहले यहाँ से बताना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रोजेक्टिव मेथड इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और पहलकारी बनाया जाता है। हम 1 बाई 1 सबके बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में मैंने आपको पहले बता दिया, ये आप रटे रहिए कि इसकी शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी इष्टतम और पहलकारी बनाया जाता है। परियोजना इसी विधि के अंतर्गत ही
प्रायोगिक समस्याओं को एक निश्चित समय सप्ताहों में पूरा किया जाता है। यानी जो प्रयोग आधारित समस्या होती है उनको एक निश्चित समय पर सप्ताह महीना लेकर उसी के अंतर्गत उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत। आपने रिसर्च पढ़ा होगा तो वहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टाइम आपको दिया जाता है, आप समझ जाएंगे। जैसे विद्यालयी गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक अथवा मासिक पत्रिका। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय जो गतिविधि होती है उसमें वार्षिक और मासिक जो पत्रिकाएं होती हैं वो पूरा करना इसके अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अब इसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को जानते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड, विचारावेश सत्र की विधि। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, ये ऐसी तकनीक है जिसमें किसी समस्या पर छात्रों से विचार प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। यानी कोई टॉपिक लिया जाता है, विषय लिया जाता है और उस विषय विशेष पर छात्र का क्या विचार है उसे उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है? छात्र को प्रेरित किया जाता है। इसका सर्वप्रथम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का सर्वप्रथम प्रयोग। अब आप ये जान सकते हो कि छात्र केंद्रित होती है विधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत इसका सर्वप्रथम प्रयोग F ऑसबर्न ने किया था। अप्लाइड इमेजिनेशन उनकी बुक थी, ध्यान से ये लिख लीजिएगा आप। मैंने क्या कहा? A F ऑसबर्न। किसने किया? A S ऑसबर्न। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और कहाँ प्रयोग किया था? किस पुस्तक में? एप्लीकेशन इमेजिनेशन, अप्लाइड इमेजिनेशन, APPLIED, अप्लाइड इमेजिनेशन। ये इनकी क्या थी? ये है विधि, ये है पुस्तक जिसमें इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन विधि का प्रयोग किया है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कहेंगे बज सेशन मेथड क्या होता है? बज सेशन मेथड जो होता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग JD फिलिप्स ने किया था। किसने किया था? JD फिलिप्स ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। इसमें होता ये है कि इस विधि में किसी बड़े समूह के प्रत्येक सदस्य को एक लघु समयावधि में बातचीत करने का अवसर मिलता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन का ही पार्ट है ये, कि इसमें क्या किया जाता है? कोई विषय चुना जाता है, उस विषय पर एक बड़े समूह का निर्माण करके उस समूह के प्रत्येक सदस्य का क्या किया जाता है? उस विषय पर विचार लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विधि डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है? डिस्कशन मेथड में भी यही चीज़ होता है कि कोई विषय हो लिया जाता है, विषय से संबंधित बातचीत, सामान्य बातचीत कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत? डिस्कशन मेथड के अंतर्गत। ये तर्कपूर्ण भी होता है। ठीक है, आई होप सब समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आप इसमें सुझाव भी देते रहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। हाँ, क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला थोड़ा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है, आपको पता है निर्माणात्मक और संकलनात्मक दो प्रकार की मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। एक को बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और संकलनात्मक को बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, तो अभी हम एक एक करके भी समझाते हैं। अभी आप बस सुनिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। यानी जो सीखने की जो गति है, स्पीड है, उसमें क्या करता है? त्वरित उत्पन्न करता है। ठीक है, तीव्रता उत्पन्न करता है कौन? निर्माणात्मक मूल्यांकन। जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है। अब विश्वसनीय भी बताया गया है, यानी सम्मेटिव इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, तो इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता क्या है?
मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हम निर्माणात्मक मूल्यांकन समझते हैं, उसके बाद संकलनात्मक को। ये निर्माणात्मक मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसमें होता क्या है कि इसमें किसी भी छात्र के आंतरिक प्रकृति का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसके अंतर्निहित विचार क्या हैं उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। इसमें इसमें अपनी जो भी योजना होती है इस मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणात्मक अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन उसमें सुधार किया जा सके। यानी इसमें निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है इसमें किसी एक पहलू पर अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने कहा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है इसमें किसी एक पहलू पर बल दिया जाता है, एक पहलू पर, जबकि और इसमें तात्कालिक और निदानात्मक प्रतिपुष्टि का भी कार्य किया जाता है। किसके अंतर्गत? निर्माणात्मक मूल्यांकन में। जबकि यहीं पर जो योगात्मक जो मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन होता है इसकी प्रकृति आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। अब आप सोच सकते हो कि जिस मूल्यांकन की प्रकृति आंतरिक के साथ साथ बाह्य भी हो वो अच्छा होगा, या जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंतरिक प्रकृति पर के मूल्यांकन पर बल दिया जाता हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो लाइन ली है ये तो सही है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को तीव्र करता है, वैसे दोनों प्रकार के मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिगम की गति को तीव्र करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, ये लाइन लिया गया है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर ज़्यादा विश्वसनीय संकलनात्मक मूल्यांकन होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि इसमें किसी भी छात्र के आंतरिक के साथ साथ बाह्य भी पक्षों पर क्या किया जाता है? मूल्यांकन करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इज अ करेक्ट आंसर, यानी ए सही है और लेकिन सही नहीं है, यानी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों को वाले विकल्पों का चयन कीजिए। यानी शिक्षण की प्रभावकारिता, अध्यापक को, अब जो शिक्षक है शिक्षक के शिक्षण का की प्रभावकारिता किस पर डिपेंड करती है? तो अध्यापक को विषय का ज्ञान हो। पहली बात तो विषय का अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो वो चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं सकेगा छात्र को। ठीक है, तो विषय पता चला वो मैथ का टीचर है और साइंस वो समाजशास्त्र पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो प्रभावकारी कहाँ से होगा? तो ये ध्यान रखते हैं। पहले बात तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ये आंसर सही होगा। अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये बिल्कुल गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है वो किस बैकग्राउंड से है। ठीक है, अध्यापक के संप्रेषण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ज्ञान के साथ तो ये जरूर शामिल होना चाहिए कि पता चला वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या हकलाहट हो, जो भी मतलब कि वो रुकावट हो उसके बोलने में, तो आपको चीज़ें विषय का ज्ञान चाहिए इतना हो लेकिन वो समझा नहीं सकेगा। ठीक है, या मैं ही अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं रुक रुक कर या बहुत चुप होकर या धीमी आवाज़ में बोलूँ तो आपको, बहुत धीमी आवाज़ मतलब इतना तेज़ भी नहीं कि आपको लाउड लगे, मतलब कि अगर मैं एक मतलब कि अच्छी संप्रेषण कौशल में संप्रेषण उक्ति में ना बोलूं तब क्या होगा? आपको चीज़ें चाहे इतना ज्ञान हो मुझे वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रभावकारी नहीं होगा शिक्षण। तो ए और सी इसका आंसर सही होगा। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, ये भी सही है। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क नहीं, ध्यान रखिएगा ये गलत है बिल्कुल। व्यक्तिगत संपर्क नहीं होना चाहिए, संपर्क बिगड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये भी है, लेकिन संपर्क व्यक्तिगत संपर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध होता है वो संबंध होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत पर्सनल संबंध। ठीक, तो सी गलत होगा। यानी ई और बी अगर आप देखोगे, अब चलिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं ई और बी को लेके। अब ई वाला किस में है? ई और बी वाला पहले हम देखते हैं। बी भी देखो यहाँ पे दिया गया ना, 1 और 3 में, देखिए 1 और 3 में बी दिया गया है तो ये गलत होगा। इसके साथ देख लेते हैं ई वाला, देखो किस में है? ई इसमें देखिए, इसमें है 4 वाले में, देख रहे हो ना, देख रहे हो आप ना कि 4 वाले में, एक सेकंड, हाँ मैंने कहा कि हाँ एक सेकंड, हाँ तो मैंने कहा कि 4 वाले में देखिए ई है, तो ये 4 गलत हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आंसर? 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग अब यहीं पे ब्रेक करते हैं क्लास अपनी जो भी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कल फिर अलग से क्वेश्चंस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ढेर सारे लोगों के पास शेयर करिए, और अधिक से अधिक लाइक आए, कमेंट्स आए, और सबसे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस 1 to 1 डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Please do like, share and subscribe the video and press the bell icon.